क्षत्रिय और उसके कर्तव्य का क्या संदर्भ है? शास्त्रों में जो क्षत्रिय के गुण दिए गए हैं वो आजकल दृष्टिगोचर होते नहीं है, और जो क्षत्रिय कुलोत्पन्न जो लोग हैं उनका क्या दायित्व रहता है? ठीक है भाई। क्षत्रिय का अर्थ होता है जहाँ जहाँ क्षति हो उससे व्यक्ति और समाज की रक्षा करे, व्यक्ति और समाज को क्षतिग्रस्त न होने दे। विशेषकर ब्राह्मणों की रक्षा क्षत्रियों का मुख्य दायित्व सिद्ध होता है। मनुस्मृति आदि शास्त्रों के अनुसार छात्र धर्म का नाम ही राजधर्म या राजनीति है। धर्म की सीमा के बाहर राजनीति नहीं है, क्योंकि नीति और धर्म ये दोनों शब्द पर्यायवाचक एकार्थक हैं, और यहाँ राजपद क्षत्रिय के अर्थ में प्रयुक्त है। छात्र धर्म का नाम ही राजधर्म होता है, उसी का नाम दंड नीति होता है, उसी का नाम अर्थ नीति भी होता है। जैसे हमारे आपके शरीर में ये भुजदंड हैं, इनके द्वारा वेद पाठ भी हम करते हैं, भोजन भी करते हैं, लिखते भी हैं, चलने फिरने में भी इनका उपयोग होता है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर ये मुष्टिका चांटे का भी रूप धारण कर लेते हैं। ढेले को फेंकने में भी इनका उपयोग होता है, लाठी तीर को चलाने में भी इनका उपयोग होता है। ठीक इसी प्रकार प्राचीन प्रथा यह थी कि धर्म युद्ध के लिए क्षत्रिय सदा तत्पर रहते थे। एक राजा की परीक्षा के लिए एक राक्षसी ने वन में उन्हें दबोचना प्रारंभ किया, तो राजा ने कहा कि मुझ पर तेरी दाल नहीं गल सकती। शरीर के जो हिस्से युद्ध के लिए हैं, जहाँ वार करना चाहिए, जहाँ वार झेलना चाहिए, देख कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो धर्म युद्ध में बाणों से रहित हो, जिस पर बाणों का प्रहार न हुआ हो। अब रह गई बात आजकल की। बहुत अच्छा प्रश्न है। नीचे से ऊपर की ओर चलें। एक और समर्थ रामदास जी तो दूसरी ओर शिवाजी। एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। शास्त्र के आधार पर इन दोनों में जो तालमेल था उसने हमारे लिए वरदान का काम किया। एक और चाणक्य तो दूसरी ओर चंद्रगुप्त, एक और नवरत्न तो दूसरी ओर विक्रमादित्य, एक और कुमारिल भट्ट या शंकराचार्य तो दूसरी ओर सुधन्वा, एक और धौम्य ऋषि तो दूसरी ओर युधिष्ठिर जी, एक और भगवान वेदव्यास तो दूसरी ओर श्री कृष्ण जी।
एक और वशिष्ठ जी तो दूसरी ओर राम जी, एक और भृगु जी तो दूसरी ओर पृथु जी, एक और नारद जी तो दूसरी ओर ध्रुव जी या प्रहलाद जी। इन दोनों के सैद्धांतिक गठबंधन ने धर्मराज्य और रामराज्य की प्रतिष्ठा की। इस समय कठिनाई 70 वर्षों से यह है कि राजतंत्र का विलोप हो चुका है और लोकतंत्र या प्रजातंत्र के नाम पर उन्माद की पराकाष्ठा है। जब वर्णम व्यवस्था, आश्रमम व्यवस्था भारत में क्रियान्वित थी, तब हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित थी। हर व्यक्ति जन्मजात संस्कार से युक्त था, फिर उसको ऋषिकुल, गुरुकुल और घर के माध्यम से उसके वर्ण के अनुकूल संस्कार भी, प्रशिक्षण भी सुलभ था। 70 वर्षों से वह सब क्रम टूट चुका है। इसलिए एक ब्राह्मण ब्राह्मणोचित रीति से जीवन यापन करे, एक क्षत्रिय क्षत्रियोचित रीति से जीवन यापन करे, एक वैश्य वैश्योचित रीति से जीवन यापन करे, एक शूद्र शूद्रोचित रीति से जीवन यापन करे, कठिन हो गया। क्योंकि वर्ण संकरता, कर्म संकरता के चपेट में आकर सनातन वैदिक आर्य हिंदू अपने अस्तित्व को, आदर्श को विलुप्त कर दें, यह विदेशियों का षड्यंत्र है। और राजनीतिक दल ठीक विदेशी षड्यंत्र का ही अनुगमन कर रहे हैं। फिर भी एक क्षत्रिय का यह दायित्व है, पुलिस या मिलिट्री में भर्ती हुए बिना भी लाठी आदि जिनका उपयोग व्यक्ति वैध रीति से अपनी और किसी अपने अभीष्ट व्यक्ति की रक्षा में कर सकता है, उतना प्रशिक्षण हर क्षत्रिय बालक को होना चाहिए। झांसी की रानी तो ब्राह्मण घर की थी, लेकिन उसको इतना सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त था कि वैधव्य का अभिशाप होने के बाद उसने जो जौहर दिखाया वह विश्व विदित है। आज ही मैं कालिका पुराण पढ़ रहा था, एक ग्रंथ लिख रहा हूँ। भौमासुर या नरकासुर जैसे प्रतापी राजा जिसने 3 बार इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, वरुण का धन भी लूट लिया था, उसका दमन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चले इंद्र की प्रार्थना पर। गरुड़ पर केवल श्री कृष्ण ही नहीं, सत्यभामा भी विराजमान थी। कितने निर्भीक होगी, और कोई सेना नहीं, अकेले श्री कृष्ण। और वहां तो एक से एक दुर्दांत पहरेदार सैनिक थे। जिसने युद्ध में 3 बार इंद्र को छक्का छुड़ाया था, उस नरकासुर को मारने के लिए श्री कृष्ण भगवान चले गरुड़ पर, लेकिन साथ में सत्यभामा थी। इसका अर्थ है कि सत्यभामा में क्षत्रियोचित कितना बल था, नहीं तो हृदय गति रुक जाती। इस मोर्चे पर तो मैं नहीं जा सकती ये काम पुरुषों का है। कई का उत्तर चरित्र जो भी हो, लेकिन युद्ध भूमि में सदा कई महाराजा दशरथ के साथ होती थी। इसका मतलब
हमारे यहाँ क्षत्रिय कुल में उत्पन्न देवियों को भी अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त होता था। सबसे ज्यादा तो भगवती रणचंडी दुर्गा जी, जहाँ श्री ब्रह्मा विष्णु महेश भी लीला पूर्वक सफल नहीं होते, निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियाँ वहाँ युद्ध के मोर्चे पर देवी होती हैं। इतिहास साक्षी है कि हमारे यहाँ रक्षा की दृष्टि से भी देवियों ने कोई महत्वपूर्ण स्थान न अर्जित किया हो, ऐसी बात नहीं। तो आजकल जितने अंशों में सैन्य प्रशिक्षण आम जनता के लिए विहित है, वैध है, उतने अंशों में सैन्य प्रशिक्षण लेना चाहिए। अभी कुछ महीने पहले या 1 साल पहले सिखों का आनंदपुर, वहाँ हम बुलाए गए थे। मुख्यमंत्री जो वहाँ के थे, बार बार उनका अनुरोध था एक धार्मिक कार्यक्रम में, जहाँ हम ठहराए गए थे उसके द्वार के ठीक बाहर मैदान में 5 साल की आयु से लेकर 85 साल के वृद्धों के हाथ में तलवारों छत्री थी। बहुत से घुड़सवार थे, वो जौहर दिखा रहे थे। उड़ीसा का एक विद्यार्थी हमारे साथ था, वो चला गया। मैं तो प्राय कमरे में बंद लिखता पढ़ता हूँ। अभी मैं बाहर आया कमरे से, अब जाते समय बाहर आऊँगा, नहीं तो मैं तो लिखता पढ़ता रहता हूँ। उड़ीसा का बच्चा, उसने जब देख लिया उन सिखों के जौहर को आपस में, वो तो पागल जैसा हो गया। और डॉक्टर भारत भूषण पांडे जी आरा बिहार के, उन्होंने देख लिया, उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। हमसे ही उटपटांग बोलने लग गए। वो बंद कमरे में इतना डर गए कि मार ना दिए जाए, जल्दी भागिए यहाँ से, जल्दी भागिए। तो हमने संकेत किया कि लवकुश की परंपरा में नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी थे क्षत्रिय कुल के। अब तो वैकल्पिक क्षत्रिय सिख प्राय हैं, लेकिन स्वतंत्र भारत में भी कम से कम कृपाण को तो उन्होंने अपने साथ रखने का वैध अधिकार प्राप्त कर लिया। इसमें क्षत्रिय चूक गए, इतना तो ध्यान देना पड़ेगा। ये तो वैकल्पिक क्षत्रिय हो गए आजकल के सिख, परंपरा के क्षत्रिय चूक गए इसमें। अब एक विचित्र बात है, ब्राह्मणों का बहुत महत्व है, लेकिन ब्राह्मण शासन नहीं कर सकते। परमात्मा की परंपरा से, सनातन परंपरा से शासन करने की क्षमता जन्मजात क्षत्रियों में ही प्राप्त है। ब्राह्मण उनको नीति अध्यात्म का प्रशिक्षण देते हैं। यहाँ तक कि गुरुकुल स्कूल की पढ़ाई में अस्त्र विद्या, शस्त्र विद्या भी प्रायः ब्राह्मण अध्यापक ही देते थे क्षत्रियों को। छात्र धर्म के भी निष्णात विद्वान होते थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब तो ब्राह्मण ही थे, परशुराम जी तो ब्राह्मण ही थे। लेकिन राज्य करने का दायित्व तो ब्राह्मणों ने अपने हाथ में नहीं लिया। तो भारत के जो परंपरा प्राप्त क्षत्रिय हैं, सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था में आस्थान्वित हैं। पहले एक प्रांत का 5 विभाग मन में कीजिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य। एक प्रांत से 5 क्षत्रिय का चयन कीजिए। तो भारत में केंद्र शासित मिलाकर लगभग 35, कम से कम 30, नहीं तो अधिक से अधिक 35 राज्य हो गए हैं। तो 150 से तो अधिक क्षत्रिय बन ही सकते हैं। खानदानी क्षत्रिय हों, बने हुए काम नहीं देंगे, बने हुए में वो दमखम नहीं होता। क्योंकि 70 वर्ष का अंतराल कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं होता है। अभी पूर्वजों का रक्त
7 पीढ़ी तक तो कम से कम जाता है, 7 पीढ़ी अभी नहीं व्यतीत हुए, अभी संभलने का अवसर है। तो मान लीजिए 30 ही प्रांत को चुने तो 150 व्यक्ति क्षत्रिय हो गए। एक एक प्रांत से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य की दृष्टि से, क्योंकि आपने प्रश्न किया है तो आप आगे बढ़कर इस मार्ग में भूमिका प्रस्तुत करें। 150 क्षत्रिय हों। कालांतर में आप नेपाल को भी ले सकते हैं, भूटान को भी ले सकते हैं। सब मिला करके प्रयास करने पर पहले तो 5 क्षत्रिय ही पर्याप्त हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य भारत से एक एक क्षत्रिय को ले लीजिए संयोजक के रूप में। और नेपाल में भी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य की दृष्टि से 5 क्षत्रिय ले लीजिए। भूटान से 5 ले लीजिए, मान लीजिए 15 क्षत्रिय हो गए। 15 को 500 तक पहुंचा सकते हैं। तो आगे शासन तंत्र चाहे किसी भी राजनीतिक दल के हाथ में हो, केंद्र में या प्रांत में, बदलता रहता है क्रम, लेकिन एक प्रशस्त मान बिंदु तैयार करें जिसका अतिक्रमण करके कोई भी राजनीतिक दल या राजनेता शासन भारत में न कर सके। और मानवाधिकार की सीमा में यह घोषणा होनी चाहिए कि हम सबको अभय दान देते हुए भारत की संरचना उस दृष्टि से करना चाहते हैं, उस भाव से करना चाहते हैं जो स्वतंत्रता के लिए धनमान प्राण परिजन को हथेली पर लेने वाले शिवाजी ने सोचा था। महाराणा प्रताप जी के हृदय में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था, झांसी की रानी के हृदय में, भगत सिंह जी के हृदय में, चंद्रशेखर आज़ाद जी के हृदय में, राजगुरु सुखदेव जी के हृदय में, मंगल पांडे जी के हृदय में जो भारत का दिव्य स्वरूप था कि स्वतंत्र भारत कैसा होना चाहिए। और एक दिन विभाजन पूर्व हुआ भारत का, विभाजन क्या है, बाद का भारत जैसा होना चाहिए था, उस पर तो आज तक राजनेताओं का ध्यान ही नहीं गया। तो मानवाधिकार की सीमा में विभाजन के बाद का भारत जैसा होना चाहिए था, वैसा रूप भारत को देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता के लक्ष्य के अनुरूप है, मानवाधिकार की सीमा में है। सबको अभय दान देते हुए, सबके हित का चिंतन करते हुए मानवाधिकार की सीमा में हमें भी अपने अस्तित्व राजस्व की रक्षा का प्रशस्त अधिकार प्राप्त है। तो हमने एक संकेत किया, आचार्य पीठ चाहिए आपके साथ, क्योंकि 2 में भगवान शंकराचार्य ने गीता भाष्य के प्रारंभ में महाभारत के आधार पर एक विचित्र तथ्य ख्यापित किया। भौम ब्रह्म का अर्थ होता है ब्राह्मण, भूसुर। भौम ब्रह्म माने देवता, भूसुर, जिसको गोस्वामी जी ने कहा भूसुर। भौम ब्रह्म, ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व के लिए भगवान का अवतार होता। महाभारत का ये वाक्य है, भगवान शंकराचार्य ने उद्धृत किया। क्योंकि ब्राह्मणों में वैदिक धर्म प्रतिष्ठित होता है, मंत्र प्रतिष्ठित होता है, मंत्र बल और यंत्र बल, बाहुबल। ब्राह्मणों में मंत्र बल की प्रधानता होती है, क्षत्रियों में बाहुबल की प्रधानता होती है। और दोनों का जब साहचर्य होता है तो धर्मराज रामराज की प्रतिष्ठा होती है। महाभारत में बहुत बढ़िया उदाहरण है। मानो ब्राह्मण होते हैं व्याघ्र, तो क्षत्रिय होते हैं वन, या क्षत्रिय होते हैं व्याघ्र तो ब्राह्मण होते हैं वन। मान लीजिए ब्राह्मण होते हैं वन तो क्षत्रिय होते हैं व्याघ्र। व्याघ्र से वन, वन से व्याघ्र की सुरक्षा होती है। वन कौन होता है ऐसा सोचकर व्याघ्र अगर वन का त्याग करके इधर उधर घूमे तो ठई कर दिया जाएगा। और व्याघ्र कौन होता है, भग हमारे वन से, वन ऐसा कहे तो एक एक वृक्ष काट दिया जाएगा। तो वन से व्याघ्र की, व्याघ्र से वन की रक्षा होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय जब शास्त्रोचित मर्यादा के अनुसार संगठित हो जाते हैं
तो पूरे विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। 2-3 वाक्य हम इस संदर्भ में और कहते हैं। लक्ष्य बनाइए धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना। कोई चुनौती नहीं दे सकता। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना, इस पवित्र लक्ष्य को कोई चुनौती नहीं दे सकता। और राजनीति की विश्व स्तर पर परिभाषा उद्घोषित कीजिए। जैसा कि मैंने कल कहा था, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इतना मैंने सार्वजनिक रूप से कहा। और जैसा कि अभी ऋषिकेश जी कह रहे थे, 3 महीने में एक बार अपने क्षेत्र के विधायक महोदय, सांसद महोदय को स्नेह सम्मान पूर्वक बुलाइए। वो विधानसभा में, संसद में झूठ बोल सकते हैं, क्षेत्रीय समिति के सामने झूठ बोलकर पचा नहीं सकते, ऐंठ कर दिखा भी नहीं सकते। उनसे कहिए कि भाई मेरे, अब तक जो आपने किया विवरण दीजिए, आगे 3 महीने के लिए हम और आप दोनों मिलकर 3 महीने के लिए अपने क्षेत्र के लिए, प्रांत के लिए, राष्ट्र के लिए जो अभियान हो बताइए। फिर 3 महीने के बाद उनको पूछिए किस कारण कितना नहीं हुआ तो कितना हुआ। इस प्रकार से अगर अपने क्षेत्र के सरपंच, विधायक, सांसद के साथ संवाद शुरू होता है तो आगे का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। फिर धीरे धीरे संपर्क करने पर हम आगे की बात बता सकते हैं। हर हर महादेव। और कोई प्रश्न?